हे दोस्त, कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जैसे स्टील बनाने वाली हमेशा आयरन ओर माइंस के पास क्यों नहीं होती? इंटरेस्टिंग है ना? हाँ बिल्कुल, लॉजिक तो कहता है कि रॉ मटेरियल के पास ही होना चाहिए, लेकिन असलियत में काफ़ी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं। राइट। तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की लोकेशन के ऐसे ही कुछ इंट्रीगिंग एस्पेक्ट्स को, मतलब उनके पीछे के रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे। थिंक ऑफ इट एज एक बैक स्टेज पास कि इंडस्ट्रीज अपना लोकेशन कैसे चूज करती हैं। रेडी हैं? लेट्स गो। लर्निंग मैप। ओके, तो आज का प्लान यह है, हम 8 स्पेसिफिक यूपीएससी क्वेश्चंस को टैकल करेंगे ज्योग्राफी के सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। हाँ, एक के बाद एक देखेंगे। पहला, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल सोर्सेज से दूर क्यों शिफ्ट हो रही हैं? फिर क्या रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है? तीसरा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लोकलाइजेशन के फैक्टर्स क्या हैं? चौथा, इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? पांचवा, डेवलपिंग कंट्रीज में पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्रूड ऑयल एरियाज के पास क्यों नहीं होती? इंटरेस्टिंग सवाल। छठा, वर्ल्ड में आयरन और स्टील इंडस्ट्री के स्पेशल पैटर्न में चेंज क्यों आया है? ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सातवां, इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है, मतलब इतनी फैली हुई क्यों है? और आठवां, क्या सदर्न इंडिया में न्यू शुगर मिल्स खुलने का कोई सच में ट्रेंड है? इसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। चंक्ड एक्सप्लेनेशन 1, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेशन शिफ्ट। Account for the present location of iron and steel industries away from the source of raw material by giving examples. UPSC Mains GS1 Indian Geography 2020. ऑलराइट, पहला सवाल। ट्रेडिशनली आयरन और स्टील प्लांट्स हमेशा रॉ मटेरियल्स के पास लगते थे, जैसे आयरन ओर या कोल माइंस। सिंपल लॉजिक था, हेवी मटेरियल को कम ट्रांसपोर्ट करना पड़े। हाँ, पर अब ट्रेंड बदल रहा है। देखो, न्यू प्लांट्स मार्केट के पास जहाँ स्टील बिकता है या फिर पोर्ट्स के पास लग रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली दो चीजें हैं, कॉस्ट्स और एफिशिएंसी। फिनिश्ड स्टील को कस्टमर्स तक पहुंचाना बहुत महंगा हो सकता है। इंडिया में तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स काफी हाई है। हाँ, सोर्सेज के हिसाब से करीब 16-18% रेवेन्यू का, जबकि ग्लोबल एवरेज 10-12% है। तो मार्केट के पास होने से ये डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाता है। प्लस मॉडर्न प्लांट्स को हाई क्वालिटी इंपोर्टेड कुकिंग कोल चाहिए होता है, और ये शिप से लाना सस्ता पड़ता है अगर प्लांट पोर्ट के पास हो। बिल्कुल, कोस्टल लोकेशन का डबल फायदा है। इंपोर्टेड कोल सस्ता, जैसे सोर्स में एग्जाम्पल था रॉटरडैम से मुंबई का फ्रेट जमशेदपुर से मुंबई से कम है, और फिनिश स्टील एक्सपोर्ट करना भी ईजी हो जाता है। और एनर्जी एफिशिएंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। मॉडर्न प्लांट्स ग्लोबल बेंचमार्क्स के करीब जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, SEZs और सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स भी इस शिफ्ट को इनकरेज कर रहे हैं। सही कहा। एक क्लासिक एग्जाम्पल टिस्को जमशेदपुर का है, जो रॉ मटेरियल के पास था, लेकिन अब देखो JSW डोलवी महाराष्ट्र में कोस्टल मुंबई मार्केट के पास, RINL विशाखापट्टनम में पोर्ट बेस्ड। हाँ, या हजीरा गुजरात में या सेलम तमिलनाडु में, ये सब मार्केट ओरिएंटेड या पोर्ट बेस्ड हैं। इनकी प्रायोरिटी मार्केट एक्सेस और ट्रेड रूट्स हैं, ना कि सिर्फ रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी। तो ये स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव है। कूल ना? जरूर। आप कुछ सवाल सोचते हैं इस पर? हाँ, पूछो। 1, अगर फिनिश्ड स्टील ट्रांसपोर्ट करना अचानक से बहुत सस्ता हो जाए तो क्या प्लांट्स फिर भी मार्केट्स के पास ही लगेंगे? थोड़ा सोच लो। क्विक हिंट, शायद उतना नहीं। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इशू नहीं है तो रॉ मटेरियल का पुल स्ट्रांग रह सकता है, कम से कम इनिशियल प्रोसेसिंग के लिए। समझे? 2, एक स्टील प्लांट के लिए पोर्ट के पास होने का सबसे बड़ा विन क्या है? क्विक हिंट, शायद वो डबल बेनिफिट जरूरी इंपोर्ट्स जैसे कुकिंग कोल सस्ते में और फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट भी आसान और सस्ता, ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस। राइट? मेक सेंस। 3, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया इस ट्रेंड को और कैसे पुश कर सकती हैं? क्विक हिंट, देखो, इन्वेस्टमेंट एनकरेज करके और न्यू एडवांस्ड फैक्ट्रीज लगाना आसान बना के ये पॉलिसीज नेचुरली उन लोकेशंस को फेवर करती हैं जो आज बेस्ट इकोनॉमिक सेंस बनाती हैं, जो अक्सर कोस्टल या मार्केट लिंक्ड होती। ओके, एक सेकंड रुकिए। इमेजिन करो एक बड़ा सा जहाज पोर्ट पर कोल अनलोड कर रहा है और आगे एक लोहा और इस्पात का बड़ा सा प्लांट है। हाँ, विजुअल हेल्प्स। इन शॉर्ट, फिनिश्ड गुड्स के हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स, कस्टमर्स के पास होने की जरूरत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट्स के फायदे, एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस और सपोर्टिव पॉलिसीज, ये सब फैक्टर्स न्यू आयरन एंड स्टील प्लांट्स को रॉ मटेरियल साइट से दूर मार्केट या कोस्टल लोकेशंस की तरफ ले जा रहे हैं। एक्सपर्ट स्पीकर। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स कैसे हेवी इंडस्ट्रीज का मैप बदल रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्या हम रीजन्स में अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं? चलो एक्सप्लोर करते हैं। 2 पॉइंट, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। Can the strategy of regional resource-based manufacturing help in promoting employment in India? UPSC Mains GS1 Indian Geography 2019। ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू एड्रेस करता है, जॉब्स क्रिएट करना, स्पेशली बड़े शहरों के बाहर। आइडिया ये है कि क्या हम किसी रीजन में अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाकर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं? और इसका जवाब लगता है एक स्ट्रॉन्ग येस है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, खासकर रूरल यूथ में, जैसा सोर्स ने मेंशन किया। 13.7% रूरल यूथ,
रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है लोकल रॉ मटेरियल्स जैसे कोई खास फसल, मिनरल या फॉरेस्ट प्रोड्यूस और लोकल स्किल्स या ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का इस्तेमाल करना। हाँ, और ये स्ट्रैटेजी सीधे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज के ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ये छोटे बिजनेसेस ही इंडिया के कई हिस्सों में असली जॉब क्रिएटर्स हैं। उद्यम पोर्टल पर 20 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं, मोस्टली माइक्रो। बिल्कुल। सोचो किसी रीजन में मैंगोज बहुत होते हैं, तो सिर्फ कच्चे आम बेचने के बजाय रीजनल स्ट्रैटेजी वहां छोटे यूनिट्स लगाने को एनकरेज करेगी जो अचार, जूस या ड्राइड मैंगो प्रोडक्ट्स बनाएं। इससे लोकल जॉब्स क्रिएट होते हैं, किसानों से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करने वाले लोगों तक। फिर पैकेजिंग और सेलिंग में भी वैल्यू एडिशन लोकली होता है। करेक्ट। और इस अप्रोच से लोगों को काम के लिए शहरों में माइग्रेट करने का प्रेशर कम होता है, जिससे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट होता है। ये लोकल स्किल्स यूज करता है, कभी कभी ट्रेडिशनल मेथड्स को मॉडर्न टेक के साथ मिलाकर, और रॉ मटेरियल्स के पास होने की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। एग्जाम्पल के लिए तिरुपुर टेक्सटाइल क्लस्टर को देखो तमिलनाडु में। लोकल कॉटन और स्पेशलाइज स्किल्स यूज करके वो एक ग्लोबल हब बन गया, जिससे बहुत एम्प्लॉयमेंट मिला। हाँ, या फिर कई हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स जो लोकल मटेरियल्स और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्री पर चलते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी। हाँ, जिसके लिए स्फूर्ति जैसी स्कीम्स हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए। राइट। और क्वालिटी मेंटेन करना, जिसके लिए जेड सर्टिफिकेशन जैसी इनिशिएटिव्स हैं। और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, जिसके लिए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है। ठीक है, अब थोड़ा इस पर सोचते हैं। एक, एमएसएमईज इस तरह की रीजनल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी के लिए बैकबोन क्यों माने जाते हैं? क्विक हिंट, क्योंकि वो आमतौर पर लोकल कम्युनिटीज में रूटेड होते हैं, लोकल रिसोर्सेज यूज करते हैं, लोकल लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और बड़े कॉर्पोरेशंस के मुकाबले ज्योग्राफिकली ज्यादा फैले होते हैं। वो ग्रास रूट्स एम्प्लॉयमेंट के इंजन है दोस्त, याद रखना। ओके। 2, अगर कोई रीजनल क्लस्टर अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करता तो लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? थोड़ा सोच लो। क्विक हिंट, वो अनकम्पिटिटिव हो जाने का रिस्क उठाते हैं। उनके प्रोडक्ट्स आउटडेटेड या महंगे हो सकते हैं, जिससे मार्केट शेयर कम होगा और इवेंचुअली जॉब्स भी जा सकते हैं। कंटिन्यूअस एडेप्टेशन जरूरी है। सही। 3, ये स्ट्रैटेजी आत्मनिर्भर भारत के बड़े गोल से कैसे कनेक्ट करती है? क्विक हिंट, बिल्कुल परफेक्टली। ये इंडिया के अपने रीजनल रिसोर्सेज यूज करने पर जोर देती है, लोकल इकोनॉमीज को स्ट्रांग बनाती है, लोकल जॉब्स क्रिएट करती है, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करती है और ग्राउंड अप सेल्फ रिलायंस फॉस्टर करती है। समझे। एक छोटी सी एक्टिविटी, जल्दी से एक लोकल रिसोर्स जैसे बैम्बू का स्केच बनाओ जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, क्राफ्ट्स में बदल रहा है और एक छोटे टाउन में जॉब्स क्रिएट कर रहा है। थिंक। ओके। इन शॉर्ट, लोकल रिसोर्सेज और स्किल्स यूज करके रीजनल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना, स्पेशली एमएसएमईज के थ्रू इंडिया भर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने, माइग्रेशन कम करने, लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ाने और बैलेंस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, हमने रीजनल मैन्युफैक्चरिंग का जनरल आइडिया डिस्कस किया। अब एक स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर जूम इन करते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फूड प्रोसेसिंग। देखते हैं ये एरिया इतना बड़ा पावर हाउस क्यों है। ठीक है। 3 agro-based food processing in NW India. Discuss the factors for localization of agro-based food processing industries of Northwest India. UPSC Mains GS1 Indian Geography 2019. तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्से, राजस्थान, ये एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग का इतना बड़ा हब क्यों है? कंपनीज वहाँ ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रीज क्यों लगाती हैं? हाँ, इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल्स की अबंडेंस। ये रीजन इंडिया का ब्रेड बास्केट है। यहाँ बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स जैसे व्हीट और राइस प्रोड्यूस होते हैं। सोर्स ने 2024-25 के लिए 115.4 MT व्हीट, 214.2 MT राइस जैसे बड़े एस्टिमेट्स बताए थे, साथ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी। और ये पॉसिबल हुआ है फर्टाइल अलूवियल सॉइल, इंडो-गैंगेटिक प्लेन से और बेहतरीन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स की वजह से। तो फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल की रिलायबल बड़ी सप्लाई अपने पास ही मिल जाती है। लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल काफी नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्सीलेंट रोड और रेल कनेक्टिविटी है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, सोचो गुड्स को तेजी से मूव करने के लिए। हाँ, और यहाँ मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज, जो फ्रूट्स और वेजीज के लिए बहुत जरूरी है, और रिलायबल पावर सप्लाई भी कंपैरेटिवली बेहतर अवेलेबल है। और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े कंज्यूमर मार्केट्स के पास होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छी कनेक्टिविटी एक्सपोर्ट मार्केट्स तक पहुंचने में भी मदद करती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा स्पेशलाइज जोन्स जैसे मेगा फूड पार्क्स, जो पीएमकेएसवाई स्कीम के अंडर हैं, रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर्स प्रोवाइड करते हैं और स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी भी है, जिसे स्किल इंडिया मिशन जैसे इनिशिएटिव सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट भी की है। स्कीम्स जैसे संपदा स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और स्टेट लेवल इंसेंटिव्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक पिक्चर इमेजिन करते हैं। पंजाब में एक किसान हाई क्वालिटी पोटैटोज उगाता है। अच्छी सड़कों और शायद कोल्ड स्टोरेज ट्रक लिंक जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स फॉर टीओपी, टोमेटो अनियन पोटैटो के इनिशिएटिव्स का हिस्सा की वजह से ये पोटैटोज जल्दी से पास के प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें धोया जाता है, काटा जाता है, फ्राई किया जाता है और चिप्स में पैक किया जाता है।
फिर ये पैक्ड चिप्स एफिशिएंटली दिल्ली के मार्केट्स में या शायद एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट से भेज दिए जाते हैं। हाँ, ये पूरी चेन स्मूथली काम करती है क्योंकि सभी जरूरी फैक्टर्स रॉ मटेरियल, इंफ्रा, मार्केट एक्सेस रीजन में मौजूद हैं। अब थोड़ा रिफ्लेक्शन करते हैं। नंबर 1, अगर इस रीजन में इरिगेशन नेटवर्क कमजोर हो जाए मौसम के बदलाव की वजह से, तो वहां की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्विक हिंट, ये एक बड़ा झटका होगा। रॉ मटेरियल सप्लाई अनरिलायबल और महंगी हो जाएगी, जिससे प्रोसेसिंग यूनिट्स का एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल है ना? ओके। 2, सिर्फ सड़कें होना ही काफी क्यों नहीं है? कोल्ड स्टोरेज इस इंडस्ट्री के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? क्विक हिंट, क्योंकि कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क पेरिशेबल होते हैं। कोल्ड स्टोरेज उन्हें खराब होने से बचाता है, वेस्टेज कम करता है और कंपनीज को ऑफ सीजन में भी प्रोडक्ट्स प्रोसेस और सेल करने देता है। याद रखना। गुड पॉइंट। 3, मेगा फूड पार्क्स जैसी स्कीम्स फूड प्रोसेसिंग बिजनेसेस के लिए लाइफ आसान कैसे बनाती हैं? क्विक हिंट, वो एक प्लग इन प्ले एनवायरनमेंट ऑफर करते हैं, जहां शेयर्ड फैसिलिटीज जैसे वेयरहाउसेज, लैब्स, कोल्ड स्टोरेज, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स सब एक ही जगह मिल जाते हैं। इससे इंडिविजुअल कंपनीज के लिए सेटअप कॉस्ट्स और ऑपरेशनल हर्डल्स काफी कम हो जाते हैं। जरा सोचो, आपके घर में जो आटा यूज होता है या जो जूस आप पीते हैं, हाई चांस है कि उसका सफर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के खेतों से शुरू हुआ हो। थिंक, हाँ, हो सकता है। इन शॉर्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक मेजर फूड प्रोसेसिंग हब है क्योंकि वहाँ अबंडेंट एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स, फर्टाइल लैंड और इरिगेशन के कारण एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, पावर, बड़े मार्केट से प्रॉक्सिमिटी, लेबर अवेलेबिलिटी और सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज का विनिंग कॉम्बिनेशन है जो एक फेवरेबल इकोसिस्टम बनाता है। होस्ट स्पीकर, हमने रीजनल स्ट्रेंथ्स देखी। अब थोड़ा स्केल अप करते हैं और एक नेशनल स्ट्रैटेजी देखते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये क्या है और इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? 4. What is the significance of industrial corridors in India? Identifying industrial corridors and explaining their main characteristics. UPSC Mains GS1, Indian Geography 2018. ओके, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की। इमेजिन करो डेडिकेटेड हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट रूट्स जैसे सुपर हाईवेज या फ्रेट रेलवे लाइंस, जो मेजर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेंटर्स को कनेक्ट करते हैं। और इन रूट्स के साथ साथ प्लान डेवलपमेंट हो, नए इंडस्ट्रियल एरियाज का, लॉजिस्टिक्स हब्स का और यहाँ तक कि नई स्मार्ट सिटीज का भी। ये है बेसिक आइडिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। हाँ, और इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के पावरफुल इंजन्स की तरह डिजाइन किया गया है। मकसद है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना। सोर्स ने $18.1 बिलियन पोटेंशियल एस्टिमेट किया था मैन्युफैक्चरिंग में, मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट करना, 12 ग्रीनफील्ड सिटीज से एस्टिमेटेड 4 मिलियन जॉब्स और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस ग्लोबली बढ़ाना, मेक इन इंडिया। बिल्कुल। एम ये भी है कि हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, जिसकी अक्सर कमी रहती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए। एक की एम बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट करना भी है। कॉरिडोर के साथ पोटेंशियली कम डेवलप्ड एरियाज में नए इंडस्ट्रियल नोड्स बनाकर ये डिफरेंट रीजन्स के बीच इकोनॉमिक गैप को कम करने में मदद कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड क्लास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल, पोर्ट्स, रिलायबल यूटिलिटीज, पावर, वाटर और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स के आसपास बनाए जाते हैं। एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स या स्मार्ट सिटीज का इंटीग्रेशन। सोर्स ने 10 स्टेट्स में 12 ऐसी ग्रीनफील्ड सिटीज प्लान किया जाने का जिक्र किया था। ये सिटीज इंडस्ट्रियल जोन्स के साथ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफर करने के लिए डिजाइन की गई हैं। हाँ, इन कॉरिडोर्स का अक्सर एक स्पेसिफिक सेक्टर फोकस भी होता है। रीजन की स्ट्रेंथ्स के हिसाब से इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, फार्मा, टेक्सटाइल्स को टारगेट करते हुए। और इंपॉर्टेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी जोर होता है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और एनवायरमेंटल प्लानिंग को इनकॉर्पोरेट करते हुए। कुछ मेजर एग्जांपल्स देखें जो मेंशन किए गए थे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC 6 स्टेट्स में फैला हुआ, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कैपिटल्स को लिंक करता हुआ, फोकस लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेटेड। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CBIC साउथ के मेजर हब्स को कनेक्ट करता हुआ, IT, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स पर फोकस। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट से लिंक करता हुआ, टेक्सटाइल्स, एग्रो प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग गुड्स पर फोकस। हाँ, ये कुछ बड़े नाम हैं। अब जरा इस पर सोचें। हाँ, इन कॉरिडोर्स के साथ पूरी स्मार्ट सिटीज बनाने का क्या मकसद है? सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क्स क्यों नहीं? एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? क्विक हिंट, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने के लिए। इससे सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं बल्कि स्किल्ड वर्कफोर्स, मैनेजर्स और सपोर्टिंग सर्विसेज भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अच्छी लिविंग कंडीशंस, स्कूल्स, हेल्थ केयर एक्सेट्रा मिलती हैं। लोकेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है। गुड पॉइंट। 2. एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिस बैकवर्ड अप कम डेवलप्ड रीजन से गुजरता है, उसकी डेवलपमेंट में एग्जैक्टली कैसे मदद कर सकता है? थोड़ा सोच लो। क्विक हिंट, हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी और प्लान्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके ये ऐसी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर सकता है जो वहां नॉर्मली नहीं जाती।
इससे लोकल जॉब्स क्रिएट होते हैं, लोकल बिजनेसेस स्टिमुलेट होते हैं और रीजन बड़े मार्केट से जुड़ जाता है। ओके 3 इन बड़े कॉरिडोर्स को एक्चुअली जमीन पर बनाने में सबसे बड़ा हर्डल या चैलेंज क्या हो सकता है? क्विक हिंट, सोर्स ने पोटेंशियल चैलेंजेस बताए थे, जैसे बड़े स्ट्रेचेस में लैंड एक्वायर करना जो लीगली और सोशली कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये इंश्योर करना कि डेवलपमेंट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से हो, पोल्यूशन और रिसोर्स यूज को मैनेज करते हुए। इमेजिन करो ये कॉरिडोर्स इंडिया की नई इकोनॉमिक लाइफलाइंस है, एक्टिविटी से भरपूर, रीजन्स को कनेक्ट करते हुए और फ्यूचर ग्रोथ ड्राइव करते हुए। थिंक वाओ! इन शॉर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स स्ट्रेटेजिक, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड जोन्स बनाते हैं। इनका मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करना, जॉब्स क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, रीजनल बैलेंस प्रमोट करना, मेक इन इंडिया को एनहांस करना और इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटीज और सेक्टर स्पेसिफिक फोकस के थ्रू सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन फॉस्टर करना है। ठीक है, हमने इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर काफी बात की। अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और एक क्रूशियल इंडस्ट्री पेट्रोलियम रिफाइनिंग के ग्लोबल पैटर्न को देखते हैं। रिफाइनरीज हमेशा ऑयल फील्ड्स के पास क्यों नहीं होती? चलो पता करते हैं। 5 पेट्रोलियम रिफाइनरीज लोकेशन। Petroleum refineries are not necessarily located nearer to crude oil producing areas, particularly in many of the developing countries. Explain its implications. UPSC Mains GS1 World Geography 2017. ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है प्लेस ए में, लेकिन फैक्ट्री यानी रिफाइनरी जो उसे पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा में बदलती है, वो अक्सर प्लेस बी में होती है, दूर कहीं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन है ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स। जनरली एक सिंगल कमोडिटी क्रूड ऑयल को बहुत लार्ज क्वांटिटीज में ट्रांसपोर्ट करना बड़े सुपर टैंकर्स या पाइपलाइन से सस्ता और आसान होता है कंपेयर टू कई अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, जेट फ्यूल एक्सेट्रा को छोटी क्वांटिटीज में अलग अलग डेस्टिनेशंस तक ट्रांसपोर्ट करना। हाँ, सोचो, क्रूड के लिए एक बड़ा पाइप या शिप वर्सेस अलग अलग फ्यूल्स के लिए बहुत सारे ट्रक्स और छोटे शिप्स हर जगह जा रहे हैं। पहला ऑप्शन यूजुअली लार्ज स्केल पर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसीलिए रिफाइनरीज अक्सर मार्केट ओरिएंटेड या पोर्ट बेस्ड लोकेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं। मेजर कंजम्पशन सेंटर्स मार्केट्स के पास होने से फाइनल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट काफी कम हो जाता है। और पोर्ट के पास होना उन कंट्रीज के लिए क्रूशियल है जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, जो कई डेवलपिंग कंट्रीज करती हैं। इससे क्रूड रिसीव करना सस्ता हो जाता है। पोर्ट से रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना भी ईजी हो जाता है अगर जरूरत पड़े। हाँ, और रिफाइनरीज में मैसिव इन्वेस्टमेंट लगता है और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बेनिफिट करती हैं। जितनी बड़ी उतनी एफिशिएंट। उन्हें रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, पावर, वाटर, स्किल्ड लेबर, ट्रांसपोर्ट लिंक्स, रेल, रोड, पाइपलाइंस, जो मेजर सिटीज या एस्टैब्लिश्ड पोर्ट्स के पास ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं। इंडिया की रिफाइनरीज देखो, मुंबई में जो वेस्टर्न मार्केट को सर्व करती हैं, या जामनगर गुजरात में बड़ा कॉम्प्लेक्स कोस्टल, या पारादीप पोर्ट विद मल्टी मॉडल लिंक्स, ये प्राइमरीली मार्केट या पोर्ट लोकेटेड हैं। जरूरी नहीं कि इंडिया के अपने ऑयल फील्ड्स के पास हों। ग्लोबली सिंगापुर का जूरोंग आइलैंड एक मैसिव रिफाइनिंग हब है जो पूरी तरह से पोर्ट लोकेशन पर बना है, क्रूड इंपोर्ट करके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। साउथ कोरिया का उल्सन कॉम्प्लेक्स भी ऐसा ही एग्जाम्पल है। तो इस पैटर्न के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सोशियो इकोनॉमिक। रिफाइनरीज जहां होती है वहां जॉब्स क्रिएट करती हैं और रिलेटेड इंडस्ट्रीज को स्टिम्युलेट करती हैं, जैसे जामनगर ने गुजरात के डेवलपमेंट को बूस्ट किया। लेकिन इससे ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो शायद कम डेवलप्ड हों और सिर्फ रॉ क्रूड से रेवेन्यू कमाएं, और रिफाइनिंग रीजन्स जो वैल्यू एडिशन प्रॉफिट कैप्चर करें, के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ सकती है। एनवायरमेंटल सेफ्टी। रिफाइनरीज को पोटेंशियली सेंसिटिव ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोसिस्टम से दूर लोकेट करने से उन एरियाज को कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिल सकती है, और डेवलप्ड रीजन्स या मेजर पोर्ट्स के पास पोल्यूशन, एयर, वाटर वेस्ट और सेफ्टी रिस्क्स मैनेज करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी कैपेसिटी हो सकती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अब इस पर सोचते हैं। 1 अगर हर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन की अपनी बड़ी रिफाइनरी होती तो ग्लोबल एनर्जी ट्रेड कैसा दिखता? क्विक हिंट, ट्रेड क्रूड ऑयल से ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स का होता, शायद लॉजिस्टिक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती और ओवरऑल कम एफिशिएंट भी, क्योंकि हर लोकेशन एक ग्लोबली कंपेटिटिव बड़ी रिफाइनरी सपोर्ट नहीं कर सकती। समझे? राइट। 2 कॉस्ट के अलावा मार्केट के पास होने का रिफाइनरी को और क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है? क्विक हिंट, स्पेसिफिक फ्यूल्स की लोकल डिमांड में जो चेंजेस आते हैं उन पर क्विकली रिस्पॉन्ड करने की बेहतर एबिलिटी। जैसे अगर डीजल की डिमांड अचानक बढ़ जाए तो पास की रिफाइनरी प्रोडक्शन तेजी से एडजस्ट कर सकती है। मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस। गुड वन। 3 क्या ये रिफाइनरी लोकेशन पैटर्न ऑयल प्रोड्यूसिंग डेवलपिंग नेशंस को डिसएडवांटेज में रखता है? कैसे? क्विक हिंट, अक्सर हाँ, वो प्राइमरीली रॉ क्रूड एक्सपोर्ट करते हैं और रिफाइनिंग से होने वाले सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन और प्रॉफिट्स और जॉब से महरूम रह जाते हैं। ये उनकी इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में रुकावट बन सकता है। बस इमेजिन करो जर्नी। क्रूड ऑयल हजारों माइल्स ट्रैवल करके सुपर टैंकर से एक बड़े शहर के पास रिफाइनरी में आता है, प्रोसेस होता है, और फिर पेट्रोल शायद कुछ ही माइल्स ट्रैवल करके आपके लोकल फ्यूल स्टेशन तक पहुंचता है।
कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इन शॉर्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरीज अक्सर मार्केट्स या पोर्ट्स के पास लोकेट होती हैं, खासकर डेवलपिंग नेशंस में। प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स के कारण, जो बल्क क्रूड ट्रांसपोर्ट को फेवर करती है, साथ ही लार्ज स्केल ऑपरेशंस, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस की जरूरत के चलते। इसके सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हैं रीजनल इकोनॉमिक बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंटल सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। एक्सपर्ट स्पीकर। इंटरेस्टिंग। ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे रहते हुए आयरन एंड स्टील पर वापस आते हैं। हमने देखा इंडिया के अंदर प्लांट्स क्यों मूव कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबली स्टील प्रोडक्शन का मैप खुद कैसे बदला है ओवर टाइम? Sixth, iron and steel spatial pattern change world. Account for the change in the spatial pattern of the iron and steel industry in the world. UPSC Mains GS1 World Geography 2014. ओके, फिर से जूम आउट करते हैं और आयरन और स्टील का ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। जहां दुनिया का ज्यादातर स्टील बनता था, वो जगह पिछली सेंचुरी में ड्रास्टिकली बदल गई है। हिस्टोरिकली स्टील मेकिंग को वो कंट्रीज डोमिनेट करती थीं जो कोल और आयरन ओर में रिच थीं, जैसे यूके, जर्मनी, यूएसए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम। हाँ, लोकेशन रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती थी। लेकिन आज का मैप देखो तो बिल्कुल अलग है। एशियन कंट्रीज स्पेशली चाइना अब स्टील प्रोडक्शन और कंजम्पशन के जायंट्स हैं। सोर्स ने चाइना का एक्सपेक्टेड कंजम्पशन 2024 में मैसिव 393.3 मिलियन टन्स बताया है। हाँ, और जापान और साउथ कोरिया भी मेजर प्लेयर्स बन गए, जबकि उनके पास बहुत कम डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स हैं। ये काफी रिमार्केबल है। हम मिनी स्टील प्लांट्स का राइज भी देखते हैं जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस यूज करते हैं, जो अक्सर स्क्रैप मेटल यूज करते हैं और कोल पर कम डिपेंड करते हैं, इसलिए वो ट्रेडिशनल लोकेशन से कम बंधे होते हैं। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स ने इंडस्ट्री की ज्योग्राफी को फंडामेंटली रीशेप कर दिया है। हम नए रिसोर्स फ्रंटियर्स भी खुलते देख रहे हैं, जैसे गिनी में सिमांदो आयरन ओर प्रोजेक्ट, सोर्स में मेंशन्ड, जो इस ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्री को फीड कर रहा है। तो इस मैसिव स्पेशल शिफ्ट के पीछे क्या कारण है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। बड़े बल्क कैरियर शिप्स ने आयरन ओर और कोल को समुद्र पार ट्रांसपोर्ट करना बहुत सस्ता बना दिया। इसने माइंस के पास होने की जरूरत तोड़ दी। हाँ, और टेक्नोलॉजीज जैसे बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस और खासकर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF ने गेम चेंज कर दिया। EAF स्क्रैप स्टील यूज कर सकते हैं, अक्सर छोटे स्केल पर होते हैं, मिनी मिल्स, और जरूरी नहीं कि कोल ही चाहिए हो, जिससे प्लांट्स मार्केट्स या स्क्रैप सोर्सेज के पास लोकेट हो सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स। ग्लोबलाइजेशन से इन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स हुए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। सॉस ने मेक्सिको को हाल ही में 816 मिलियन स्टील FDI मिलने का जिक्र किया, और क्रूशली डिमांड का सेंटर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल, एशिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और कंस्ट्रक्शन ने स्टील की जबरदस्त डिमांड क्रिएट की, जिसने प्रोडक्शन को इन ग्रोइंग मार्केट्स की तरफ खींच लिया। सोर्स ने US और UK में भी डिमांड ग्रोथ प्रोजेक्ट की, लेकिन एशियन डिमांड का स्केल मेन ड्राइवर रहा है। ग्लोबल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, मोस्टली इमर्जिंग इकोनॉमीज में। सोर्स के मुताबिक 2023 में 34.7 MT ऐड हुई। डेवलप्ड कंट्रीज अब अक्सर स्पेशलाइज्ड हाई वैल्यू स्टील पर फोकस करती हैं। इन पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं। 1. सस्ते ओशन ट्रांसपोर्ट ने स्टील प्लांट्स की लोकेशन लॉजिक को फंडामेंटली कैसे बदला? क्विक हिंट, इसने प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल सोर्सेज से डीकपल कर दिया। अगर आप ओर और कोल दुनिया में कहीं से भी सस्ते में ला सकते हैं, तो आप अपना प्लांट वहां बना सकते हैं जहां मार्केट्स, लेबर या दूसरे फैक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा सेंस बनता है। ज्योग्राफी कम कंस्ट्रेंट बन गई। इंटरेस्टिंग। 3. जापान के पास लगभग कोई आयरन ओर या कोल नहीं है, वो स्टील सुपर पावर कैसे बन गया? थोड़ा सोच लो। क्विक हिंट, लॉजिस्टिक्स मास्टर करके, रॉ मटेरियल्स एफिशिएंटली इंपोर्ट करके, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट करके, हाई क्वालिटी और एफिशिएंसी के लिए हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस करके, और अपनी इंडस्ट्रीज जैसे कार्स, शिप बिल्डिंग से स्ट्रॉन्ग इनिशियल डोमेस्टिक डिमांड होने से स्मार्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी थी। राइट। 3. क्या एनवायरमेंटल कंसर्न्स इस स्पेशल पैटर्न को आगे और एक्सेलरेट या चेंज कर सकती हैं? कैसे? क्विक हिंट, जरूर। एक रीजन में स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल्स प्रोडक्शन को कम स्ट्रिक्ट रूल्स वाले रीजन्स की तरफ पुश कर सकते हैं, या ये ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन ड्राइव कर सकता है, जो पोटेंशियली क्लीन एनर्जी एक्सेस या कार्बन कैप्चर कैपेबिलिटीज के बेसिस पर नए कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट कर सकता है। एक टाइमलाइन मैप इमेजिन करने की कोशिश करो। 1950s स्टील हॉटस्पॉट्स USA, यूरोप में, आज मैसिव कॉन्सेंट्रेशन ईस्ट एशिया में। इतना बड़ा शिफ्ट है ये। थिंक। हाँ, काफी ड्रामेटिक। इन शॉर्ट, आयरन और स्टील इंडस्ट्री की ग्लोबल ज्योग्राफी ड्रामेटिकली शिफ्ट हुई है। ट्रेडिशनल रॉ मटेरियल बाउंड सेंटर्स UK, USA, जर्मनी से टेक्नोलॉजी, शिपिंग, EAF, मार्केट डिमांड, स्पेशली एशिया, और इन्वेस्टमेंट फ्लोज से ड्रिवन लोकेशंस की तरफ, जिससे एशियन प्रोड्यूसर्स जैसे चाइना, जापान और साउथ कोरिया का करंट डोमिनेंस हुआ है। होस्ट स्पीकर। ओके, ग्लोबल स्टील सीन से वापस इंडिया आते हैं और एक और क्लासिक इंडस्ट्री देखते हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स। ये इंडस्ट्री पूरे देश में इतनी फैली हुई क्यों है? चलो इसके रीजंस अनपैक करते हैं। 7. Cotton textile decentralization in India. Analyze the factors for the highly decentralized cotton textile industry in India. UPSC Mains GS1 Indian Geography 2013. इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे सबसे पुराने और बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में से एक है, और इसकी एक की फीचर है कि ये हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है।
मतलब ये सिर्फ एक या दो जगह क्लस्टर्ड नहीं है, बल्कि कई स्टेट्स में वाइडली फैली हुई है, जिसमें गांवों के हैंडलूम से लेकर बड़े मॉडर्न मिल्स तक सब शामिल है। हाँ, तो ये स्कैटर्ड पैटर्न क्यों है? इसके पीछे कई फैक्टर्स का मिक्स है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। जहां कॉटन उगता है वहां अक्सर टेक्सटाइल यूनिट्स लग जाती हैं। स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और गुजरात मेजर कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं। सोर्स ने 84.80 और 80.01 लाख बेल्स जैसे फिगर्स दिए हैं, तो नेचुरली वहां बहुत सी मिल्स हैं। और क्लाइमेट भी एक सरप्राइजिंग रोल प्ले करता है। ह्यूमिड क्लाइमेट, खासकर कोस्ट के पास जैसे तमिलनाडु में, कॉटन यार्न स्पिन करने के लिए बेहतर होता है क्योंकि धागा कम टूटता है। इसीलिए तमिलनाडु में इतनी सारी स्पिनिंग मिल्स हैं। सोर्स के मुताबिक 1399 ऑपरेशनल मिल्स में से 752 वहां हैं। डाइंग और प्रोसेसिंग के लिए वाटर अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक फैक्टर्स। फैला हुआ होने से इंडिया के बड़े और डाइवर्स डोमेस्टिक मार्केट को केटर करना आसान होता है। अलग अलग रीजन्स अलग अलग प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं। पूरे देश में अबंडेंट स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। और इंपॉर्टेंटली, इस सेक्टर में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज की मैसिव प्रेजेंस है। सोर्स के हिसाब से करीब 1.5 मिलियन। एसएमईज ज्योग्राफिकली ज्यादा डिस्पर्स्ड होते हैं जाइंट कॉर्पोरेशंस के मुकाबले। अच्छे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स इन डिस्पर्स्ड यूनिट्स को लिंक करने में मदद करते हैं। पॉलिसी एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी रीजनल डिस्पर्सल को एक्टिवली एनकरेज किया है स्कीम्स के थ्रू, जैसे अलग अलग स्टेट्स में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनाना, पीएम मित्रा जैसी स्कीम्स के अंडर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जैसे TUFS टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, और ट्रेडिशनल क्लस्टर्स जैसे हैंडलूम्स और पावरलूम्स को सपोर्ट करना। हिस्टोरिकली भी अलग अलग रीजन्स ने यूनिक स्किल्स और स्पेशलाइजेशंस डेवलप की। बनारसी साड़ीज, कांजीवरम सिल्क्स सोचो। स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव मूवमेंट खासकर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में ने भी डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को फॉस्टर किया। कई रीजन्स में लोकल एंटरप्रेन्योरशिप ने भी इस पैटर्न में कंट्रीब्यूट किया। आने वाला कॉटन मिशन 2025-26 भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर इस स्प्रेड को फर्दर सपोर्ट करेगा। एक कॉटन शर्ट की जर्नी सोचो। कॉटन शायद गुजरात में उगा हो, यार्न तमिलनाडु में स्पिन हुआ हो ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से, फैब्रिक महाराष्ट्र में बुना गया हो शायद भिवंडी जैसे पावरलूम क्लस्टर में, और फिर शर्ट शायद दिल्ली के पास किसी यूनिट में सिली गई हो नॉर्थ इंडियन मार्केट के लिए। हाँ, ये मल्टी स्टेट जर्नी डिसेंट्रलाइजेशन को हाईलाइट करती है। अब कुछ क्विक रिफ्लेक्शंस। हाँ, 1. अगर सारी टेक्सटाइल प्रोडक्शन सिर्फ एक ही रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होती तो क्या मेजर डाउनसाइड्स हो सकते थे? क्विक हिंट, उस रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पावर, वाटर पर बहुत ज्यादा प्रेशर, सिवियर लोकलाइज्ड पोल्यूशन का रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन के कारण पोटेंशियली हायर लेबर कॉस्ट्स और वल्नरेबिलिटी। अगर उस एक रीजन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरी इंडस्ट्री सफर करेगी। रीजनल इम्बैलेंस भी होगा। राइट। 2. एसएमईज का डोमिनेंस इस इंडस्ट्री के इतने फैले हुए होने में स्पेसिफिकली कैसे कंट्रीब्यूट करता है? क्विक हिंट, एसएमईज अक्सर छोटे लेवल पर शुरू होते हैं, लोकल रिसोर्सेज और स्किल्स यूज करके शुरू में लोकल या रीजनल मार्केट्स को सर्व करते हैं। इससे नेचुरली कई छोटी यूनिट्स अलग अलग लोकेशंस पर फैल जाती हैं, ना कि कुछ गिने चुने बड़े सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज। समझे? 3. क्या मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने जैसी मॉडर्न पॉलिसीज डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट काम करती हैं या उसे सपोर्ट करती हैं? थोड़ा सोच लो। क्विक हिंट, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ लोकेट किए जाते हैं। अगर ये पार्क्स डाइवर्स स्टेट्स में इंक्लूडिंग कम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में सेटअप किए जाते हैं तो वो एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं नए मॉडर्न हब्स बनाकर। लेकिन अगर वो सिर्फ एग्जिस्टिंग मेजर सेंटर्स में ही बनाए जाते हैं तो वो लोकली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। ये भूलकर देखो, मेरे कपड़ों में जो कॉटन है वो शायद कई इंडियन स्टेट से होकर गुजरा है। थिंक Probably true. In short, इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। कई स्टेट्स में रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, कुछ रीजन्स में कंड्यूसिव क्लाइमेट खासकर स्पिनिंग के लिए, मार्केट एक्सेस नीड्स अक्रॉस अ लार्ज कंट्री, वाइड स्प्रेड लेबर अवेलेबिलिटी, एसएमईज का प्रेवलेंस, रीजनल ग्रोथ को फोस्टर करने वाली सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज और रीजनल स्पेशलाइजेशन और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स जैसे डीप हिस्टोरिकल रूट्स। ओके, एक आखिरी सवाल आज के लिए। हमने कॉटन की बात की, अब शुगर देखते हैं। क्या साउथ इंडिया में नई शुगर मिल्स खुलने का कोई ट्रेंड है? चलो एविडेंस एग्जामिन करते हैं। 8. Sugar mills trend in South India. Do you agree that there is a growing trend of opening new sugar mills in the southern states of India? Discuss with justification. UPSC Mains GS1 Indian Geography 2013. शुगर फैक्ट्रीज लगते हुए देख रहे हैं, क्या ये एक ग्रोइंग ट्रेंड है? हाँ, और सोर्सेज में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जवाब लगता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एविडेंस न्यू मिल्स खुलने के ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वहाँ कुछ चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। पहली बात, ओवरऑल शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया में 2024-25 में पिछले साल के मुकाबले थोड़ा गिरने का एस्टिमेट था, और स्पेसिफिकली डेटा ने की साउदर्न स्टेट्स में डिक्लाइन दिखाया, कर्नाटका में -3.1% और तमिलनाडु में तो शार्प ड्रॉप -32.01%। और साउथ के कुछ हिस्सों में एक बड़ा इशू है वाटर स्कैसिटी और बार बार पड़ने वाले ड्रॉट्स।
शुगरकेन एक नोटोरियसली थर्स्टी क्रॉप है, उसे बहुत पानी चाहिए। एग्जैक्टली तो गिरता हुआ प्रोडक्शन और पानी की कमी शुगर केन कल्टीवेशन के लिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं और इसलिए उस पर डिपेंड करने वाली शुगर इंडस्ट्री के लिए भी। इसलिए ये अनलाइकली है कि बिजनेसेस ऐसी रीजन में ब्रांड न्यू शुगर मिल्स बनाने में हेवीली इन्वेस्ट करेंगे जहां रॉ मटेरियल सप्लाई कम हो रही है या अनसर्टन है। हाँ, सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि साउथ में एक्टिविटी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर डोमिनेट करते हैं। कोथारी शुगर्स, राष्ट्रीय शुगर्स जैसे नाम मेंशन किए गए थे, उनका फोकस नई मिल्स पर कम और एग्जिस्टिंग यूनिट्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करने, मॉडर्नाइजेशन या रिलेटेड बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करने पर ज्यादा लगता है। जैसे को जेनरेशन, शुगर केन वेस्ट बिगैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाना या एथेनॉल बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना, जो शायद ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स ऑफर करे। इसके विपरीत कुछ दूसरे स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार ने प्रोडक्शन इंक्रीज दिखाया है, जिससे लगता है कि न्यू कैपेसिटी के लिए इन्वेस्टमेंट फोकस उन रीजन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है जहां कंडीशन ज्यादा फेवरेबल हैं, बेहतर पानी की अवेलेबिलिटी, सपोर्टिव पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। साउथ की तरफ नहीं। इस पर क्रिटिकली सोचते हैं। 1. शुगर केन को वाटर गजलर क्यों कहते हैं और इस वजह से वाटर स्कार्सिटी शुगर इंडस्ट्री के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? क्विक हिंट, उसे अच्छे से ग्रो करने के लिए बस बहुत ज्यादा पानी चाहिए। कम पानी इज इक्वल टू कम शुगर केन ईल्ड पर एकड़ इज इक्वल टू मिल्स के लिए कम रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कम प्रॉफिट्स। ये सीधे इकोनॉमिक वायबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, खासकर महंगी नई फैक्ट्रीज के लिए। मेक सेंस। 2. प्योरली बिजनेस पर्सपेक्टिव से, अगर आपका मेन रॉ मटेरियल सप्लाई शेकी है तो आप नई फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने से क्यों बचेंगे? क्विक हिंट, ये हाई रिस्क है। फैक्ट्री बनाना एक मैसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप श्योर नहीं है कि उसे चलाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली और अफोर्डेबली इनफ रॉ मटेरियल मिलेगा तो आप उसे बनाने का रिस्क नहीं लेंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स है, राइट? राइट। 3. क्या क्लाइमेट चेंज जिसे साउथ में ज्यादा ड्राउट्स हो रहे हैं, वहां न्यू शुगर मिल्स की कमी के पीछे एक मेजर फैक्टर हो सकता है? क्विक हिंट, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज सीधे रेनफॉल और वाटर अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, जिससे शुगर केन जैसी वाटर इंटेंसिव खेती ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स में और रिस्की हो जाती है। ये वहाँ शुगर मिल्स में नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसइंसेंटिव का काम करता है। इमेजिन करो आप एक पिज्जा शॉप खोलना चाहते हो। क्या आप उसे ऐसे टाउन में खोलोगे जहां फ्लावर और चीज की शॉर्टेज हो? शायद नहीं। वही लॉजिक शुगर मिल्स और शुगर केन पर अप्लाई होता है। सही एग्जाम्पल है। इन शॉर्ट, एविडेंस सजेस्ट करता है कि साउदर्न इंडिया जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु में न्यू शुगर मिल्स खुलने का कोई सिग्निफिकेंट ग्रोइंग ट्रेंड नहीं है। प्राइमरली रीजन में गिरते शुगर केन प्रोडक्शन, मेजर वाटर स्कैसिटी इश्यूज जो क्रॉप को अफेक्ट कर रहे हैं, और शायद दूसरे स्टेट्स में न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स जैसे चैलेंजेस के कारण। साउथ में फोकस एग्जिस्टिंग यूनिट्स को ऑप्टिमाइज करने और डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा लगता है। रीकैप एंड एक्टिव रिकॉल। फ्यू, क्या एक्सप्लोरेशन था। हमने आज इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ज्योग्राफी के 8 अलग अलग फैसेट्स को नेविगेट किया। सुपर। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं हमने क्या सीखा। हाँ, करते हैं। आयरन एंड स्टील शिफ्ट, प्लांट्स रॉ मटेरियल साइड से मार्केट स्पोर्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईज, एफिशिएंसी नीड्स और पॉलिसी सपोर्ट के कारण। रीजनल मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब्स, लोकल रिसोर्सेज स्किल्स यूज करके एमएसएमईज के थ्रू रीजनल एम्प्लॉयमेंट को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया जा सकता है और माइग्रेशन कम किया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया फूड प्रोसेसिंग एक हब है, अबंडेंट फार्म प्रोड्यूस, फर्टाइल लैंड, इरिगेशन, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट एक्सेस और सपोर्टिव पॉलिसीज के कारण। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमिक नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज के साथ प्लान हैं और ग्रोथ, जॉब्स, रीजनल बैलेंस और मेक इन इंडिया का एम रखते हैं। रिफाइनरी लोकेशन अक्सर मार्केट पोर्ट बेस्ड होती हैं, ऑयल फील्ड्स के पास नहीं। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स जो बल्क क्रूड को फेवर करती हैं, इंफ्रा नीड्स और स्केल इकोनॉमीज के कारण। ग्लोबल स्टील शिफ्ट, प्रोडक्शन मैसिवली एशिया, स्पेशली चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ है। ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मार्केट डिमांड डायनामिक्स और इन्वेस्टमेंट के कारण। कॉटन टेक्सटाइल, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में फैली हुई है। रॉ मटेरियल जोन्स, क्लाइमेट फैक्टर्स, एसएमई डोमिनेंस, लेबर अवेलेबिलिटी, मार्केट नीड्स, पॉलिसी और हिस्ट्री के कारण। साउथ इंडिया, शुगर मिल्स, न्यू मिल्स का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। गिरते शुगर केन आउटपुट, वाटर स्कैर्सिटी के चलते इन्वेस्टमेंट रिस्की होने के कारण। फोकस एग्जिस्टिंग यूनिट्स के डाइवर्सिफिकेशन पर है। एक्सीलेंट। अब थोड़ा रिकॉल टेस्ट करते। रेडी? लेट्स डू इट। 1. आयरन एंड स्टील प्लांट्स के पोर्ट्स की तरफ मूव करने का एक मेजर इकोनॉमिक रीजन बताओ। क्विक रिकॉल, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स जैसे कोकिंग कोल का सस्ता इंपोर्ट या फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स का आसानी से सस्ता एक्सपोर्ट। वो कॉस्ट डिफरेंस वाला एग्जांपल याद है? हाँ। 2. रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने से माइग्रेशन के इशू से निपटने में कैसे मदद मिलती है। क्विक रिकॉल, लोकली जॉब्स क्रिएट करके ये लोगों को, खासकर यूथ को, अपना गांव छोड़कर काम के लिए भीड़ वाले शहरों में जाने की जरूरत कम करता है। बैलेंस डेवलपमेंट। परफेक्ट। 3. ट्रांसपोर्ट के अलावा एनडब्ल्यूआई इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्पेसिफिक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रूशल है? क्विक रिकॉल, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, पेरिशेबल गुड्स जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने और वेस्टेज कम करने के लिए वाइटल हैं। राइट।
4. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट सिटीज इंटीग्रेट करने का मेन पर्पस क्या है? क्विक रिकॉल, एक हाई क्वालिटी लाइव वर्क प्ले एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, जिससे कॉरिडोर एक कंप्लीट इकोसिस्टम बने, सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं। ओके 5. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के अलावा रिफाइनरीज के रिमोट ऑयल फील्ड्स के बजाय सिटीज पोर्ट्स के पास होने का एक पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या है? क्विक रिकॉल, शायद डेवलप्ड एरियाज में बेहतर पोल्यूशन मैनेजमेंट कैपेसिटी हो सकती है, या ऑयल एक्सट्रैक्शन साइट्स के पास पोटेंशियली सेंसिटिव इकोसिस्टम्स को डिस्टर्बेंस से बचाया जा सकता है। 6. कोस्टल तमिलनाडु जैसा ह्यूमिड क्लाइमेट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एडवांटेजेस क्यों माना जाता है? क्विक रिकॉल, ये यार्न स्पिनिंग प्रोसेस में मदद करता है, थ्रेड ब्रेकेज कम करता है और स्मूथर, ज्यादा एफिशिएंट स्पिनिंग ऑपरेशंस अलाउ करता है। ग्रेट जॉब। अब एक चैलेंज, अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, वो 2 मेन फोर्सेस क्या हैं जिनकी वजह से स्टील प्रोडक्शन का ग्लोबल मैप इतना बदल गया? थिंक, गुड क्वेश्चन। और ये रहा एक फन फाइनल चैलेंज। हाल ही में खरीदी हुई किसी चीज, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेज्ड फूड का लेबल देखो। क्या गेस कर सकते हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जर्नी? रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए होंगे, वो कहाँ असेंबल या प्रोसेस हुई होगी? कनेक्ट द डॉट्स। आउटरो। तो ये था हमारा आज का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कहाँ और क्यों पर गहरा एक्सप्लोरेशन। देखा सब कैसे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब मिलकर हमारे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को शेप करते हैं। एग्जैक्टली। और इन लिंक्स को समझना, इकोनॉमिक्स कैसे ग्रो और डेवलप करती हैं, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब याद रहे तो क्या बोलते हैं, फंटास्टिक। हाँ, और इंडस्ट्री की दुनिया कभी रुकती नहीं है। नई टेक्नोलॉजीज, बदलते कॉस्ट्स, एनवायरमेंटल प्रेशर्स, ये हमेशा बदलते रहते हैं कि चीजें कैसे और कहाँ बनती हैं। तो ऑब्जर्व करते रहो, सवाल पूछते रहो। मिलते हैं अगली बार नए सोर्सेज और एक फ्रेश टॉपिक के साथ, एक और इंसाइटफुल एक्सप्लोरेशन के लिए। कीप डाइविंग डीप।